एक खड़ूस सास की 5 शरीफ बहुएं। लीलावती के 5 बेटे थे। एक एक करके वो अपने 5 बेटों की शादी कर अपनी बहुओं को ले आती है। लीलावती जितनी शातिर और खड़ूस थी, उतनी ही उसकी 5 बहुएं शरीफ थीं। एक में भी लीलावती का गुण नहीं था, जिस वजह से लीलावती अक्सर अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, अरे एक लंगड़ो, एक काणी, मैं एकली सयानी, अरे किस किसने संभालू मैं। इतनी बेवकूफ बहुएं भी पल्ले नहीं बंधनी थी भगवान जी मुझे। अरे ओ सरला, तुझे अचार डालना नहीं आता आम का? डालना मिर्च। माँ जी, वो माँ जी, लाल मिर्च डालूंगी तो माँ जी उड़कर आंख में आ जाएगी और जलन होगी। चा, अरे सारी छत की हवा उड़कर तेरी आंखों में ही तो आएगी। अचार में एक लाल मिर्च नहीं डाली जा रही। गौरी बहू, तू कर। माँ जी, मैं नहीं करूंगी। कहीं मेरी आंखों में मिर्च गिर गई तो मैं ताउम्र भर अंधी हो जाऊंगी। शीला, यामिनी, माया, तुम तीनों भी नहीं करोगी? चलो, तुम्हारी चुप्पी ने बता दिया कि तुम नहीं करोगी। माँ जी, मैं करती हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। तभी यामिनी बहू अपने पति का हेलमेट पहनकर ग्लव्स के साथ आकर कहती है, माँ जी लाइए, मैं अचार में मिर्च डालती हूँ। आपकी किसी और बहू की बस की बात नहीं है ये। मेरी प्यारी बहू, बस की तो तेरा भी नहीं है, जो इतने तामझाम से आई है। तुम 5 की 5 ऐसी हो, किसी में भी सास के गुण नहीं है। अब मैं करती हूँ, देखो। ये कहते ही लीला अचार में मिर्च मसाले डालकर हाथ से मिलाती है और सुखा देती है। तभी कहती है, देखो, जरा सा काम तुम 5 नहीं कर पाई। पता नहीं आगे जाकर घर कैसे चलाएंगी। ये करने में तुम्हारी आंखें फूट रही थी ना। जाओ, जाकर बाकी काम निपटाओ। और माया बहू, तू धूप जाने पर सारा अचार उठाकर नीचे ले आइयो। जी मम्मी जी। ऐसे ही अगले दिन जब घर की सारी बहुएं साफ सफाई कर रही थीं, तब लीला टेबल पर उंगली से धूल दिखाते हुए गौरी से कहती है, गौरी बहू, ये क्या है? ऐसे सफाई हो रही है? अच्छे से साफ करो। कोई धूल मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। और तू शीला बहू, अच्छे से पोंछा लगा। जीना भी साफ कर, चिकनाई लग रही है यहाँ पे। जी माँ जी, करती हूँ। और माया बहू कहाँ है? माँ जी, दीदी तो बाहर झाड़ू लगा रही हैं। ये सुनते ही लीला माया के पास पहुंच जाती है और कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? ये कूड़ा उठाकर घर में कहाँ ले जा रही है? माँ जी, डस्टबिन में डालने जा रही हूँ। ओह, डस्टबिन की अम्मा, ये कूड़ा घर के अंदर नहीं जाएगा। इस कूड़े को उस चंपा देवी के घर के आगे फेंक दे। माँ जी, पापा माँ जी, अगर ये कूड़ा उनके घर के सामने फेंका तो वो आंटी आकर चिल्लाने लगेंगी हम पर। तो खा जाएगी क्या तुझे? वहीं पर कूड़ा डाल। इसने भी मेरे घर के दरवाजे पर कूड़ा डाला था। देखती हूँ मैं भी कैसे यह कुछ कहती है। पर माँ जी। माँ जी वाजी मत कर, इतना शरीफ मत बन, सास की तरह तेज बन। ठीक है माँ जी। राम 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 राम। सास के कहने पर माया सारा कूड़ा चंपा देवी के घर के आगे डालकर घर में चली जाती है। तभी लीला आकर कहती है, माया बहू, तू बहुत शरीफ डरपोक है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। कैसे डरपोक की तरह घर के अंदर आकर छुप गई, जैसे तुझे वो अभी मार डालेगी। तभी गेट पर दस्तक होती है। अरे तेरी ये मजाल लीलावती कि तूने मेरे दरवाजे पर कूड़ा फेंका। मजाल सजाल षड्यंत्र सब करूंगी। भूल गई, तूने भी मेरे घर के आगे कूड़ा फेंका था, उसी का बदला लिया है। तुझे तो मैं देख लूंगी लीलावती। देख ले, अच्छे से देख ले, आंखें फाड़ फाड़ कर देख ले। मैं हूँ ही देखने वाली चीज। राम राम, कैसे कह रही है? शर्म कर। जरूरत नहीं है शर्म करने की, उसके लिए मेरी ये 5 बहू हैं। ये सुनते ही चारों बहुएं दंग रह जाती हैं। तभी अंदर से यामिनी के चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया? कौन सी बहू चिल्ला रही है? माँ जी, 3 नंबर वाली बहू चीख रही है आपकी। हे भगवान, अभी से क्या हो गया? चलो सारी बहुएं उसके पास चलो। ये कहते ही सास बहू रसोई में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि यामिनी रसोई के स्लैब पर चढ़कर डरी सहमी हुई खड़ी है, वो भी एक कॉकरोच की वजह से। ये देखकर सास समेत बहुएं हंसने लगती हैं। अरे तू तो कॉकरोच से डर गई। अरे तू इतनी बड़ी और कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। माँ जी कॉकरोच।
अरे क्या माजी वाजी लगा रखा है। जा अपनी जेठानी को बचा, डरपोक खुद छिपकली बनकर चढ़ी हुई है। नहीं नहीं माँ जी, मेरे बस की बात नहीं है। आप सरला दीदी को भेज दो, वो बड़ी बहू है। जा सरला बहू। नहीं नहीं माँ जी, मुझे भी शीला की तरह डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। माँ जी मुझे बचा लीजिए, ये कॉकरोच खा जाएगा मुझे। तुम पांचों की पांचों डरपोक हो, एक भी बहादुर नहीं है। जा गौरी, तू बचा अपनी देवरानी को। लीला धक्का देकर गौरी को यामिनी के पास भेजती है, पर वो भी डरकर वहीं चिपक जाती है। फिर लीला अपनी बाकी बहुओं को भेजती है। एक एक करके पांचों डरी सहमी हुई सी एक दूसरे को पकड़कर दीवार के सहारे चिपक जाती हैं। तभी लीला हाथ में चप्पल उठाकर कहती है, आज मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा। माँ जी, ये आप क्या कर रही है? आप अपनी बहुओं को चप्पल से मारेंगी? प्लीज माँ जी, ऐसा मत कीजिए। कॉकरोच आ रहा है। ये कहते ही चप्पल से कॉकरोच को मारती है, लेकिन पांच बहुएं डर जाती हैं और कहती हैं, शुक्र है हम बच गए। मुझे तो लगा माँ जी आप हमें ही मारने आ रही हैं। हाँ जीजी, पर माँ जी ने कॉकरोच को मार दिया। इससे, इस छोटे नवाब से तुम डर रही थी। अरे तुम पांचों एक मामूली से कॉकरोच को नहीं मार सकती हो? इतनी शरीफ और डरपोक बेटियां तो कैसे झेला होगा तुम्हारी माओ ने। जैसी माँ जी आप झेलती हैं अब। हे भगवान, एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सयानी। अरे किसने संभालू मैं? अरे कल को घर में चोर आया तो तुम पांचों मूर्ति बनकर खड़ी रहोगी ना। माँ जी मैं वो मत करो, जाकर आराम करो और मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ला दो। चारों बहू चली जाती हैं और शीला चाय बनाकर सास को दे आती है। वक्त बीतता है। ऐसे ही एक रात पांचों के पति लीला के साथ किसी शादी में गए थे, तो पांचों बहू डर के मारे एक साथ सो रही थी। तभी माया कहती है, जीजी मुझे डर की वजह से नींद नहीं आ रही है। मुझे पता है आपको माँ जी की कमरे की वजह से नींद नहीं आ रही है ना। उनके ना होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे वो खड़ूस अभी कमरे में है और हम पर चिल्लाएंगी। यही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन दोनों दीदियां तो घोड़े बेच कर सो रही हैं। एक तो माँ जी के गहनों की रखवाली की चिंता भी सता रही है ना। अरे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। तभी खिड़की से एक चोर अंदर आ जाता है, जिसके मुंह पर मास्क और हाथों में चाकू था, और वो कहता है, ए, किसी ने भी शान पट्टी की तो चाकू घोंप दूंगा, समझे? चल तू हरी साड़ी वाली इधर आ। बचाओ दीदी, उठो, चोर आ गया। मैंने कहा था ना कोई शोर नहीं करेगा, वरना मैं उसे मार डालूंगा। चलो फुर्ती के साथ इस अलमारी में जितना भी सोना है, जवाहरात है, पैसे हैं, सब निकाल कर इस बैग में डाल दो। जल्दी करो। बाप रे बाप, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर। अब तूने शोर मचाया, नहीं बचेगी तू अब। अरे प्लीज मेरी जीजी को कुछ मत करो। तो चुपचाप सारा सोना चांदी पैसा इस बैग में भरो। जीजी कर रही हूँ। और गौरी अपनी सास के सारे पैसे, सोने, हीरे, जवाहरात उस चोर को दे देती है। चोर जाते हुए कहता है, थैंक यू लेडीज, लॉट्स ऑफ लव यू। टाटा। हे भगवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब माँ जी हमें नहीं छोड़ेंगी। पांचों बहुएं दुखियारी सी शक्ल बनाकर अपने सिर पर हाथ रख लेती हैं। अगले दिन पांचों बेटे और लीला आ जाती हैं। अरे बहू जरा पानी पिला। अरे ये तुम पांचों के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कुछ कांड किया है क्या? नहीं माँ जी, पर कांड हो गया है। चोर आकर आपकी सारी ज्वेलरी और पैसा ले गया। हे भगवान, तुम करम जली नासपीटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी क्या? तुम मूर्ख शरीफ देवियों ने खुद पैसे निकाल कर दे दिए होंगे चोर को। हाँ माँ जी। देख लो बेटा अपनी पत्नियों की करतूत, देख लो। वो तो अच्छा हुआ इन पर भरोसा नहीं किया मैंने। सारे असली जेवरात तो अपने साथ लेकर गई थी। इसका मतलब माँ जी चोर नकली जेवरात ले गया? हाँ बहू। इस तरह पांचों बहुएं हंसकर लीला के गले लगती हैं, फिर उन्हें फटकार मारती हैं, जिसके बाद लीला की बहुएं थोड़ी थोड़ी चालाक होने लगी थी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती हैं। गरीब बहू ने लगाई फांसी। जोधपुर के एक छोटे से गांव में एक सोनम नाम की लड़की अपनी गरीब माँ उर्मिला और अपने पिता घनश्याम के साथ रहती थी। सोनम के पिता घनश्याम अक्सर बीमार रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ बेचारी लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके घर चलाने लायक पैसे कमा लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ सोनम बहुत खूबसूरत थी और अब वह शादी लायक भी हो गई थी।
इसलिए उर्मिला और घनश्याम को सोनम की शादी की चिंता खाई जा रही थी। एक दिन उर्मिला घनश्याम से कहती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। गांव वाले सभी मुझे ताने देते हैं कि हम अपनी बिटिया की शादी कब करेंगे। कोई अच्छा सा लड़का देखकर बिटिया की शादी ही कर दो। अरे भगवान, कहाँ से कर दूं अपनी बिटिया की शादी? मैं उस लायक ही नहीं हूँ। बिटिया की शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और फिर हमारी गरीब बिटिया से शादी कौन करेगा? वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का पंडित उनके घर पर आता है। अरे घनश्याम भाई, तेरे तो भाग्य खुल गए। तूने इतनी सुंदर बिटिया को जो जन्म दिया है। पंडित जी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। तुम्हारी बिटिया के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। क्या कहा? हमारी बिटिया के लिए? हमारी बिटिया के लिए रिश्ता कौन भेजेगा भला? अरे वो नत्थू लाल को जानते हो तुम, जो कुछ साल पहले गांव छोड़कर शहर में चले गए थे? हाँ भैया, बिल्कुल। उनके बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ से निकलते ही उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया और अब वो बहुत अमीर हैं। हाँ घनश्याम जी, उन्होंने आपकी बेटी को देखा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपकी बिटिया के रिश्ते के लिए भेजा है। अगर आप दोनों की हाँ हो तो रिश्ता पक्का कर देते हैं। बड़े घर के रिश्ते को देख घनश्याम और उर्मिला बिना सोचे समझे अपनी बिटिया का रिश्ता उनके लड़के से कर देते हैं। कुछ ही दिनों में सोनम की शादी नत्थूलाल के बेटे रंजन से हो जाती है। शादी के बाद जब सोनम का गृह प्रवेश होता है, रंजन की माँ गायत्री, अरे अरे देखो जरा, हमारे घर पर चांद का एक टुकड़ा आया है। इतनी सुंदर बहू तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी होगी। अरे रंजन बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए। ले चांदनी, जरा थाली पकड़, देखे तो बहू अपने साथ क्या कुछ लेकर आई है। गायत्री अपनी नौकरानी चांदनी को थाली पकड़ाकर सोनम का दहेज देखने जाती है, जहां उसे गाड़ी में केवल एक छोटा सा बक्सा दिखाई देता है, जिसमें केवल सोनम के कपड़े होते हैं। सत्यानाश, केवल एक बक्सा? अरे कितने भूखे घर की है, जरा भी दहेज नहीं लेकर आई। गायत्री तभी सोनम से अपनी नाक चढ़ा लेती है। ये सब देख सोनम को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे गायत्री सोनम को रोज ताने कसने लगती है। एक दिन सोनम किचन में खाना बना रही होती है। अरे ओ महारानी, 4 रोटी नहीं सेकी गई तुझसे अभी तक? अरे कुछ तो शर्म कर, मुंह उठाकर ऐसे चली आई, कुछ तो लेकर आती। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरे माता पिता इतने गरीब हैं, मैं उनसे क्या लेकर आती? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर गायत्री सोनम का हाथ गरम गरम तवे पर रख देती है, जिससे सोनम का हाथ बुरी तरह जल जाता है। माँ जी छोड़ दीजिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। आई ना अब तुझे अकल? मुझसे जबान लड़ाई तो इससे भी बुरा हाल कर दूंगी तेरा। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और बेचारी सोनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, पिताजी, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया? इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा होता कि मैं कभी शादी ही नहीं करती। सोनम शादी के बाद बहुत परेशान रहने लगती है और हार कर एक दिन वह अपने पति रंजन से कहती है, रंजन जी, मेरे साथ इस घर में बहुत बुरा हो रहा है। आपकी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और एक दिन उन्होंने मेरा हाथ भी जला दिया था। अगर मैं गरीब हूँ और घर से कुछ नहीं लेकर आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सोनम परिवार से तो परेशान थी ही, अब वह अपने पति से भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सभी लोग सिर्फ दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे थे। इसलिए एक दिन वह घर छोड़कर अपने मायके अपने माता पिता के पास पहुंच गई, जिसके बाद उसके माता पिता उसे समझाने लगते हैं। बेटी, शादी के बाद ससुराल ही लड़कियों की आखिरी चौखट होती है। बेटी, अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखकर कभी कोई गलत कदम मत उठाना। सोनम उदास मन से ना चाहते हुए भी वापस अपने ससुराल चली जाती है। जिसके बाद एक दिन सोनम घर में सफाई कर रही होती है और तभी उसकी सास उससे आकर कहती हैं, लो जी, कर लो बात। पहले तो शादी में कुछ दिया नहीं और अब इस कलमुही के माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या कहा माँ जी? मेरे माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं? ये आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? बहुत चिल्ला मत।
अच्छा हुआ जो वो मर गए। अरे जब कर्ज लेना बस की नहीं था तो शादी ही क्यों की? कर्ज लेकर शादी तो कर दी, लेकिन अब कर्ज चुकाने कोई और आएगा क्या? इसलिए तेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। चलो धरती से कुछ बोझ हल्का हो गया। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोनम के ऊपर तो जैसे मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। मेरा इस दुनिया में मेरे माता पिता के अलावा और कोई नहीं था, और तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना किया, उसके बावजूद भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के पीछे इतना जलील किया। अब ये सब मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। ये कहकर वे भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वह एक खत लिखती है जिसमें लिखा होता है, मैं एक गरीब परिवार से थी और शायद मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर्जा लेकर कर दी ताकि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया और मुझसे हर दिन दहेज की फरमाइश की। जब परेशान होकर मैं वापस अपने घर गई तो मेरे माता पिता को पता चला कि मैं खुश नहीं हूँ और इसी कारण शायद उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। लेकिन अब मैं अपनी सास और अपने पति का और टॉर्चर सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये सब सोनम एक खत में लिख देती है और पंखे से चुन्नी बांधकर आत्महत्या कर लेती है। सोनम के मरने के बाद गायत्री के घर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद पुलिस को सोनम का लिखा खत मिल जाता है और पुलिस गायत्री और रंजन को दहेज के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो देखा दोस्तों, एक दहेज ने 3 लोगों की जान ले ली। हमारे समाज में दहेज प्रथा आज भी खत्म नहीं हुई है। यदि कोई गरीब है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और शादी के बंधन को दिल से निभाना चाहिए, ना कि दहेज से तोलना चाहिए। गरीब होना कोई पाप नहीं है। यदि आप किसी से शादी करते हैं तो लड़की का दिल देखिए और उसकी इज्जत कीजिए। सास बहू पर बारिश का कहर। रामदीन अपनी पत्नी हेमलता और बहू आशा के संग मखना गांव के अंतिम छोर में बसे नदी किनारे रहता था। जेठ महीने के अंतिम दिन को देखकर हेमलता की निगाह घर के छप्पर पर टिक जाती है। कल से मॉनसून का महीना शुरू हो जाएगा, इस बार भी घर पर छप्पर नहीं चढ़ सका। अरे भगवान, चिंता मत करो, मैंने बारिश को पैगाम पहुंचा दिया है। इस साल वो हमारे घर नहीं आएगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पिछले बरस बरसात गांव पर कैसे कहर बनकर टूटी थी। साल भर में हमें छोड़ सभी लोगों ने पक्के मकान बना लिए, मगर हमारा घर अब भी मिट्टी का है। ईश्वर ना करे अगर बरसात की बौछार ज्यादा बरस गई तो एक ही पल में हम घर से बेघर हो जाएंगे। हेमलता रोखे स्वर में रामदीन को खूब झड़पती है, जिसे देख रामदीन अपनी दवाई का झोला टटोल कर चला जाता है। चल दिए वैदगिरी करने। सासू माँ, बरसात तो आई भी नहीं, आप खामखा ससुर जी पर बरस पड़ी। आज के महंगे दौर में एक ईंट खरीदना भी भारी पड़ रहा है। घर का मुखिया होने के नाते ससुर जी अपनी भरसक प्रयासों में जुटे रहते हैं। अगले सवेरे बरसात की बौछार के साथ मॉनसून अपना आगमन सुनाती है। भरी बरसात में रामदीन काम के लिए निकल जाते हैं। आसमान की ओर ताकते हुए आशा अपने मन के भीतर कहती है, आसमान की रंगत देखकर लग रहा है कि कुछ ही देर में मूसलाधार बरसात पड़ने वाली है। आशा अभी ये कह ही रही थी कि पीट पीट कर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके साथ उनके घर की छप्पर से बारिश का पानी चूने लगता है। अरे बहू, जल्दी से दौड़। क्या हुआ सासू माँ? इंद्रदेव को भी चैन नहीं, घर के भीतर भी बरस रहे हैं। जल्दी से बर्तन लगा, वरना बिछौना भीग जाएगा। दोनों सास बहू छप्पर से टपक रही बूंदों के आगे बर्तन लगा देती है। तभी जोरदार बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उनके घर के ऊपर चढ़ी छप्पर जगह जगह से सरकने लगती है। कहा था मैंने बुढ़ऊ से कि छप्पर चढ़ाने लायक जोड़ बटोर ले। आ गई ना आफत। लगता है आसमान के झरोखे हमारे ही घर में बरस कर मानेंगे। तकरीबन 6 घंटों बाद बरसात की फुहार रुकती है। सास बहू गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, शुक्र है बरसात तो थमी। एक पल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बरसात का कहर हमारा ये आशियाना उजाड़ न दे। आशियाना भले बच गया,
मगर मिट्टी के इस घर में लीपा पोती का काम तो बढ़ गया ना बहू। दोनों सास बहू घर की साफ सफाई में जुट जाती हैं। देर रात रामदीन बारिश में सराबोर हुआ घर लौटता है। आपका शरीर तो एकदम तवे के जैसे तप रहा है। हेमलता रामदीन का शरीर पोंछती है, वहीं दूसरी तरफ आशा चूल्हे पर चाय बनाकर उसे पीने को देती है। बाबूजी, ये लीजिए चाय। रामदीन की आंख लगने के बाद जैसे ही सास बहू सोने चलती हैं तो गरजते बादलों की गूंज उनके कानों में पड़ती है। लगता है बरसात होने वाली है सासू माँ, आप सो जाइए, मैं जगी हूँ। तू जाकर सो जा बहू, वैसे भी मेरी आंखों में नींद नहीं है। दोनों ही बाहर से सोने की मनाही दर्शाते हुए अपने दिल के भीतर उस खौफ को दबाए बैठी थी कि ये बरसात कि उनके घर पर कहर बनकर न टूट पड़े। आधी रात पूरे मखना गांव में बारिश होने लगती है। एक भी बूंद इनकी आंखों पर पड़ गई तो ये झट से उठ जाएंगे। सासू माँ, आप पिताजी को ढाप कर रखिए, तब तक मैं इस बरसात से निपटती हूँ। वो चारों ओर बर्तन लगा देती है जिससे बरसात का पानी उन बर्तनों में भरने लगता है, मगर उसी क्षण तेज तूफान उठता है। लगता है पवन देव और इंद्रदेव एक संग मिल बैठे हैं। अगर ये छप्पर छत से छिन गई तो इस बरसात के कहर से निपटना बड़ा कठिन हो जाएगा। गुजर रही हर एक घड़ी के साथ बरसात बढ़ती ही जा रही थी। घर की छप्पर आंधी की संगी हो जाती है और बरसात का पानी अब उनके घर में तबाही मचा रहा था। जाने इस बरस इस बरसाती बादल जिद्दी बच्चे की जैसे क्यों बने बैठे हैं। मॉनसून के उस महीने में एक ओर जहां पूरा गांव अपने पक्के मकानों में चैन की नींद सोया था, वहीं दोनों सास बहू उस रात के अंधेरे में बरसात के कहर से जूझ रहे थे। बरसात के कारण घर का सारा सामान इधर उधर तैर रहा था। ससुर जी का बुखार में भीगना सही नहीं। आशा बरसात में भीगते हुए सभी के घरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। थक हार कर दोनों सास बहू रामदीन को टाट ओढ़ाकर टूटे फूटे घर में बारिश के छूटने की बाट जो रही थी। रात से सवेरा हो जाता है, मगर अफसोस के रामदीन वो सवेरा देख नहीं पाता। गुड्डू के बाबा उठो ना, अजी सुनते हो? देखो बरसात बंद हो गई। माँ जी, बाबूजी हमें छोड़ गए हैं। इस बरसात की बदरा मेरे सुहाग पर कहर बनकर टूट गई बहू। माँ जी, संभालिए खुद को, हमारे पास तो एक पैसा नहीं। बाबूजी का अंतिम क्रियाक्रम कैसे होगा? वो दोनों बांस की कटाई के लिए जंगल निकल पड़ती हैं। वापस लौटकर आने पर सास बहू को अलग ही मंजर देखने को मिलता है। उनका घर ढह चुका होता है। माँ जी, भारी बरसात के चलते हमारा घर ढह गया। तेरे ससुर जी हमारे आने तक राह न देख सके और उन्होंने खुद ही अपने आप को मिट्टी में दफन कर दिया। हेमलता सिसक सिसक कर रोने लगती है। बरसात अपने उफान पर थी। बादल की गड़गड़ाहट के साथ जोर शोर से बिजली कड़कने लगी थी। इस बरसात ने सासू माँ को झकझोर कर रख दिया है। तकरीबन 3 दिन गुजरने को थे, मगर बरसात छूटने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से दोनों सास बहू बिलबिला उठी थी। भूख के मारे जान जा रही है। पिछले 3 दिन से माँ जी के पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। क्या करूं मैं? अचानक गहरी कमजोरी के चलते हेमलता की आंखों के आगे बेहोशी का मंजर आ जाता है। माँ जी, उठिए उठिए माँ जी, हम इस बरसात के आगे घुटने नहीं टेक सकते माँ जी। आशा हिम्मत बांधकर अपनी सास को पीठ पर लादकर बरसात को पार करते हुए फुलवा के पास आती है। फुलवा मौसी, बरसात के कहर के चलते हमने अपना घर बार सब खो दिया। बरसात के छूटने तक हमें पनाह दे दीजिए। अरे, मेरा घर कोई आश्रम थोड़ी ही है कि मैं तुम सास बहू का बेड़ा उठाऊं। चलो भागो यहाँ से, हम तो खुद ही इस बरसात में बेरोजगारी का शिकार हुए पड़े हैं। आशा को इस बात की खबर न थी कि बरसात का पानी में तैर रहे जोंक उसके पैरों को जकड़ चुके हैं। वो अपनी सास को लेकर गांव के जमींदार मंगेश के आगे हाथ फैलाती है। भाई जी, बरसात छूटने तक इस दहलीज पर पड़े रहने की इजाजत दे दो। सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास और पैसे भी नहीं है। आशा और उसकी सास की बरसात में हुई दुर्दशा को देखकर मक्कार मंगेश उन पे तरस खाता है और कहता है, अरे, कई एकड़ खेत की फसल बरसात में डूब रही है। अगर चाहो तो उसकी कटाई करके बटोर लो पैसे।
सासू माँ का पेट भरने के लिए मैं हर बरसात का पड़ाव पार कर जाऊंगी। आशा भरी बरसात में खेत पर आती है, जहां खेत में लबालब पानी भरा होता है। वो बिना अपनी परवाह के बारिश में भीगती हुई फसल को खेत से अलग करती है। सांझ होने पर वो खेत से बाहर कदम रखती है। बरसात के कीचड़ और मैले पानी के चलते उसके हाथ पांव में सड़न पैदा हो चुकी थी। मंगेश उसे पैसे देता है, तभी हेमलता को होश आता है। माँ जी, आपको होश आ गया। ये देखिए माँ जी, हमारे पास पैसे हैं, इससे हम अपना पुख्ता इंतजाम कर लेंगे। मगर ये पैसे कैसे आए? आशा अपनी सास को सारा किस्सा सुनाती है, जिसे सुन उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। बहू, एक मजबूरी के लिए तूने इतना भारी जोखिम सहा। माँ जी, इस बार की बरसात ने बड़े दुख सहना सिखा दिया है। अब चलिए यहाँ से। बरसात छूटते ही दोनों सास ईंट का एक छोटा पक्का कमरा बनाती है, जिससे आने वाले साल में उनके सिर ढकने का पुख्ता बंदोबस्त हो जाता है। अंत में बरसात का कहर भी पूरे 1 बरस के लिए थम जाता है। कूड़े में सास बहू। रामपुरा गांव के प्रांगण में आज दुखद मंजर छाया हुआ था। चारों ओर गांव के लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ था। भीड़ के बीच खड़ा लोभी लाजपत कहता है, अरे आज मैं तुम सास बहू की एक नहीं सुनने वाला। अब तुम्हारे इस घर और इसके भीतर पड़े एक एक सामान को कबाड़ में बेचकर अपनी पाई पाई वसूल करूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो लाला। हम सास बहू को थोड़ी मोहलत दो, हम तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा देंगी। लालची लाजपत घमंड से भौहें चढ़ाकर उन्हें झड़पते हुए कहता है, अरे 7 जन्म में भी तुम भिकारन सास बहू से मेरे पैसे नहीं चुकाए जाएं। दाने दाने के तो लाले पड़े हैं तुम्हारे। तकरीबन 6 माह पहले मालविका और सुनंदा के पति पर जैसे शनि की 7.5 भारी पड़ गई। वो दोनों सड़क दुर्घटना में चल बसे, जिसके बाद सास बहू के जीवन की दशा तितर बितर हो गई। आज घर से बेघर होना पड़ा। दोनों जेठ की भीषण तपन में दर दर भटकने लगते हैं। माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू दर दर की ठोकर खा रही हैं। काम की भी बात नहीं बनी। आज की रात कैसे कटेगी? कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों सास बहू के कदम कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं। अब और कोस की दूरी नापना मेरे भरसक की बात नहीं। आज की रात यहीं काटते हैं। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर सो जाती है। तड़के सवेरे ही दोनों की आंख खुल जाती है। कूड़ेदान के कचरे में पड़े ढेर को देख मालविका कहती है, माँ जी, इस कूड़ा घर के भीतर से कितनी बू आ रही है। सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सोच बहू, जो बूढ़ा इंसान इस कूड़े के ढेर के बीच खड़ा होकर बरसों से हर भोर उस कूड़े को दुर्गंध को झेल रहा है, उसका क्या? दोनों सास बहू एक टक कूड़े के बीच खड़े शख्स को निहारने लगती है। तभी वो एकाएक व्यक्ति उनसे कहता है, अरे कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम सुनंदा है और ये मेरी बहू मालविका है। हमारे पास ना कोई काम है ना ठिकाना। मेरे पास काम तो है, मगर क्या तुम सास बहू कर पाओगी? काका, पेट की आग बुझाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे संग जुट जाओ। तो क्या हमको इस कूड़े खत्ते के बीच काम करना होगा? इस कूड़ा करकट के बीच जितनी भी प्लास्टिक दिखे उसे बीनकर अलग कर दो। गरीबी की मार झेलकर कूड़ेदान में पहुंची सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में बिखरे कूड़े से प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि चुनकर उन्हें बोरी के भीतर भरकर तैयार करती हैं, जिसे सुखराम भंगार वाले को बेच आता है। ये लो। ये पैसे कैसे? ये तुम सास बहू के हक की कमाई। आजकल के अस्त व्यस्त लोग जाने नहीं कितना वो कूड़े में प्लास्टिक इत्यादि फेंकते हैं। वही हम कूड़े वालों के कमाई का स्रोत बना है। ये कूड़ेदान तो खजाने की खान है। चल बहू, इस कूड़े के ढेर में घर बनाने का जुगाड़ खोजते हैं। माँ जी, हम यहाँ रहेंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है बहू। इस घड़ी ये कूड़ा घर ही अंतिम आसरा है। दोनों सास बहू कूड़ेदान की खोजबीन करती हैं, जहां उनको एक पुराना तिरपाल और कुछ लकड़ी के तख्त दिखाई देते हैं, जिससे वो कूड़ेदान से सटा एक आसरा बनाकर रहने लगती हैं। आज सर पर ये तिरपाल की छत आ गई, कल पक्की छत भी जरूर होगी। अगली सुबह सास बहू भोर को उठकर कूड़े की छटाई करके उन्हें कंधे पर लादकर भंगार के यहाँ बेचने पहुंच जाती हैं। माँ जी, वो देखिए सामने भीखू कबाड़ वाले की दुकान है। अरे ओ कबाड़ी वाले भाई, जरा जल्दी से ये तौल कर बताओ कितना है? अरे कुल मिलाकर एक बोरी में 55 किलो कबाड़ है।
किलो के भाव से बोले तो एक बोरी का हुआ 555 रुपया और 2 बोरी का 1110। कबाड़ी वाले से मिले पैसे को लेकर दोनों सास बहू कूड़ेदान वापस आ जाती हैं। माँ जी, यकीन होना मुश्किल है ना कि जो पैसे हम गिन रहे हैं वो इस कूड़ेदान की देन है। हाँ बहू, अब तो जल्दी से सांझ को कूड़े की गाड़ी आए और कूड़ेदान में कूड़ा भर जाए ताकि हमारी कमाई दुगनी हो जाए। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर बैठी कूड़े से भरी गाड़ी के आने की बाट जो रही थी। जैसे ही कूड़े वाला कूड़ा घर के भीतर कूड़ा उड़ेल कर जाता है, दोनों सास बहू कूड़े के ढेर में कूद पड़ती हैं। चलिए माँ जी, काम पर लगते हैं। सास बहू मिलकर जोर शोर से कूड़ा चुनने में जुट जाती हैं। तभी सुनंदा की नजर एकाएक कूड़े के ढेर में चमक रही एक टुकड़े पर जाती है। अरे बहू, देख तो जरा, ये किस नागिन का नगीना चमक रहा है। माँ जी, क्यों छोटे से टुकड़े में वक्त जाया कर रही हैं? देखिए, आज कूड़े की गाड़ी सीधे ठेके से आई है, तभी इतने सारे पौवे की खाली बोतलें मिल रही हैं। आज हम सास बहू की हथेली जबरदस्त गर्म होने वाली है। सुनंदा झट से कूड़े के बीच चमक रहे उस टुकड़े को निकाल कर उसे देखकर चीखती है। अरे माँ जी, कूड़े में कीड़ा देख लिया क्या जो ऐसे गरज रही हैं? मिल गया, मुझको हीरा मिल गया, किस्मत चमकने दे। अरे बहू देख, मुझे कचरे में हीरा मिला है। दोनों सास बहू हीरे को देखकर फूले नहीं समाते। माँ जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी चील निगाहों की। इतने बड़े कूड़े की खान से हीरे की खोज कर ली। हीरे की सही परख जौहरी को ही होती है बहू। सास बहू कूड़े में मिले हीरे को बेचकर उनसे मिले पैसे से एक छोटा पक्का मकान का ढांचा तैयार करवा कर वहां रहने लगती हैं और हर सवेरे उठकर कूड़ेदान में पड़े बिकने के योग्य चीजों को छांट कर उन्हें भंगार की दुकान पर बेचती हैं। ऐसे ही 6 महीने बीतने को हो जाते हैं। फिर एक रोज, माँ जी, कुल मिलाकर हम सास बहू ने कूड़े के ढेर से इतना पैसा कमाया है, क्यों ना अब हम सास बहू खुद का एक कबाड़ की दुकान खोल दें। हाँ बहू, ये एकदम सही है। दोनों मिलकर अंत में कूड़े बीन कर बटोरे पैसे से सास बहू कचरा निपटारा नाम से एक भंगार की दुकान खोल लेती हैं, जहां आने वाला पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही सुखराम होता है। अरे काका, आप जयराम जी की। अरे खुश रहो बिटिया, जरा इस कबाड़ को तोल लो। चिंता न करो भाई जी, मालविका बहू को एकदम सटीक मापदंड का अनुभव है। ये लो काका, कुल मिलाकर 1 टन कबाड़ था, जिसके बनते हैं 1000 रुपए। शुक्रिया भाई साहब, अगर उस रोज आप हम सास बहू को रास्ता ना दिखाते तो आज हम इस दुकान के भीतर नहीं बल्कि उस कूड़े के ढेर में पड़े होते। सारी बात नजरिए की है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक दिन के साथ सास बहू के कबाड़ की दुकान पर अनेकों लोग आकर सास बहू से अपना कबाड़ बेचा करते थे। बहू, हमारे इस कबाड़ की दुकान में भंगार की इतनी भरमार लग गई है कि लात धरने की भी जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। माँ जी, आज ही हम इस कबाड़ को बड़े व्यापारी से बेच देंगे। वो सास बहू कबाड़ से भरी बोरियों को भंगार खरीदने वाले बड़े से व्यापारी के यहाँ बेच देती हैं। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा था कि कहीं ये कबाड़ का दुकान हम सास बहू के खातिर घाटे का सौदा साबित ना हो, मगर हमें दुगना मुनाफा हासिल हुआ। माँ जी, व्यापार चाहे कोई भी हो, जब तक व्यापारी के भीतर काम को लेकर लगन शामिल नहीं होता, व्यापारी सफल नहीं होता। हम दोनों सास बहू को हमारे कबाड़ के इस कारोबार से बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इसकी शुरुआत हम सास बहू ने महीनों उस कूड़े खत्ते के बीच काम करके काटा था। तो सही कह रही है, उस कूड़े के बीच रखकर और वहीं से उठकर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वैसे बहू, क्या तूने सोचा था कि हम सास बहू कूड़ेदान से अपने मकान का सफर तय करेंगे? माँ जी, सोचा तो नहीं, मगर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ लाकर पटक दे। मगर आज उस कूड़ेदान से ही हमने ये पहचान हासिल की है। अंत में हर एक दिन के साथ सास बहू को कबाड़ के कारोबार से होने वाले मुनाफे में ताबड़तोड़ कमाई की बढ़ोतरी होती है, जिससे वो अपने बड़े घर बार, खान पान, पहनावा इत्यादि का सपना साकार कर लेती हैं और अंत तक वो अपने कूड़े के बीच के कठिन जीवन यापन को एक पाठ के तौर पर याद रखती हैं। गायत्री अपने बेटे राजवीर की शादी कशिश से करवाकर उसे अपने घर लेकर आई थी, जिसके बाद गायत्री कशिश का गृह प्रवेश करती है और उसे राजवीर के कमरे तक ले जाती है। अरे बहू, ये मेरे बेटे राजवीर का कमरा है, अब ये कमरा तेरा हुआ। अपना जो भी सामान है सारा सही से रख लेना। ये कहकर गायत्री वहां से चली जाती है, जिसके बाद कमरे में राजवीर आता है और कशिश से बातें करने लगता है। कुछ ही देर में वो दोनों सो जाते हैं
और अगले दिन सुबह कशिश जल्दी उठकर किचन में पहुंच जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी गायत्री नाश्ता करने के लिए आ रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे राजवीर के कमरे में पड़ती है, वो कमरे में जाकर देखने लगती है। अरे, इस डिब्बे में क्या रखा है? बहुत ही चमक रहा है ये तो। गायत्री कशिश की मेकअप करने की किट को खोलकर देखती है, जिसके अंदर उसे मेकअप करने का कई सारा सामान दिखाई देता है, जिसको देखकर वो अपने मन में सोचती है, इतना सारा मेकअप का सामान, तभी तो मैं सोचूं हमारी बहू इतनी गोरी और चमकीली चमड़ी वाली कैसे पैदा हुई। इसको लगाकर देखूं क्या, मेरी भी चमड़ी गोरी और चमकीली दिखने लगेगी। गायत्री कशिश के मेकअप के सामान को छेड़ने लगती है, जिसके बाद वो शीशे के सामने खड़ी होकर कभी आईलाइनर तो कभी लिपस्टिक तो कभी फेस पाउडर लगाने लगती है, जिसके बाद वो अपना पूरा मेकअप करके नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाती है। गायत्री का चेहरा देखते ही राजवीर के मुंह से सारा खाना बाहर निकल आता है और खांसते हुए अपनी माँ गायत्री से कहता है, अरे माँ, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। अरे जल्दी से मुंह धोकर आओ, पिताजी ने देखा तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे पागल हो गया है क्या? मैं इतना अच्छा मेकअप करके आई हूँ और तू बोल रहा है मुंह धोकर आओ? नहीं, मैं अपना मुंह नहीं धोऊंगी। गायत्री का चेहरा देखकर कशिश जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वो गायत्री से पूछती है, अरे माँ जी, आप तो बहुत ही फनी लग रही हो, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बूढ़ी कोड़ी लाल लगाम। अरे माँ जी, आपको ये तैयार होना, मेकअप करना अब इस उम्र में शोभा नहीं देता। जरा अपने आप को आईने में देखिए, किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो। अरे तूने मुझे बूढ़ी कैसे बोला? अभी तो मैं जवान हूँ। और तुझे क्या लगता है कि मेकअप सिर्फ तू ही कर सकती है? अब देख, मैं मेकअप करना भी सीख लूंगी और तुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। गायत्री की बात सुनते ही कशिश जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा? माँ जी मुझसे खूबसूरत? अरे मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में एक भी लड़की नहीं थी। और वैसे भी आप मेरे बारे में जानती नहीं हो। मैंने 3 अवार्ड जीते हैं और वो भी मेकअप कंपटीशन में। जरूर होगी तू अपने मोहल्ले की सबसे खूबसूरत, लेकिन यहाँ तो सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ और मेरी खूबसूरती के आगे तो तू भी कुछ नहीं है। मेकअप के ऊपर ही दोनों सास बहू के बीच में बहस होने लगती है, जिससे राजवीर बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से से खाने की टेबल से उठते हुए कहता है, अरे अरे बस करो, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, और वो भी मेकअप के पीछे। अरे माँ, आप भी ना जरा देखो आईने में खुद को, ऐसे कोई मेकअप करता है क्या? तभी राजवीर के पिता कर्नल वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर अपनी पत्नी गायत्री के चेहरे पर पड़ती है, वो उसे देखकर दूर दूर भागने लगते हैं। अरे राजवीर बेटा, ये कौन है जो हमारे घर में सुबह सुबह आ गई? इसे यहाँ से भगाओ, अरे जल्दी करो, इसे यहाँ से भगा दो। कर्नल का ऐसा बर्ताव देखकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपना मुंह धोती है और शीशे के आगे बैठकर खुद से कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने चेहरे पर ऐसा मेकअप करूंगी कि पूरी दुनिया मेरे मेकअप की तारीफ करेगी, और फिर देखती हूँ इस कशिश की बच्ची को भी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अब गायत्री अपने चेहरे पर कई सारा मेकअप पोत कर यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। एक दिन गायत्री मेकअप लगाकर बाजार से सब्जी लेने जाती है, जिसके बाद बाजार में सभी लोग बस उसे ही घूरते रहते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, सभी लोग मुझे कितना घूर घूर कर देख रहे हैं। मुझे तो पूरी फिल्म स्टार वाली फीलिंग आ रही है। लोगों के घूरने पर गायत्री बहुत खुश होती है, लेकिन दरअसल वो सभी लोग गायत्री के मेकअप का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस बात से गायत्री बहुत अनजान होती है। वहीं कशिश कॉस्मेटिक से अपने लिए मेकअप का सामान लेकर रास्ते में आ रही होती है। तभी उसे कुछ औरतों के बात करने की आवाज आती है। अरे, उस बुढ़िया को देखा तुमने? बुढ़ापे में भी जवानी का शौक आ रहा है। अरे हाँ हाँ, मैंने देखा उसे। अरे इतना सारा मेकअप उसने अपने चेहरे पर लगाया हुआ है, जैसे मेकअप की पूरी दुकान लेकर घूम रही हो। उन औरतों के बात करने के ढंग से कशिश को ये सब समझने में देर नहीं लगती कि वो औरत और कोई नहीं, उसकी सास गायत्री ही है। जिसके बाद कशिश जैसे ही घर पहुंचती है, वो अपनी सास गायत्री के कमरे में जाती है, लेकिन उस समय गायत्री अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही होती है, जिसे देखकर कशिश तुरंत उससे कहती है, माँ जी,
आप ये क्या कर रही हो? अरे अगर इतना ही मेकअप का शौक है तो सीख क्यों नहीं लेती हो? आपको पता है जब आप बाहर निकलती हो तो कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे जा जा, रहने दे। मैं जानती हूँ कि तू मेरी खूबसूरती से जलती है, इसलिए ये सब बोल रही है। अब जा, मेरे को तैयार होना है। आज मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है और देखना सब लोग मेरी खूबसूरती की कितनी तारीफ करेंगे। कशिश के कई बार समझाने के बाद भी गायत्री उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो शाम के लिए तैयार होने लगती है। और जैसे ही शाम होती है तो उसके कुछ दोस्त आते हैं जो पूरी पार्टी में बस उसके चेहरे को देखकर हंसते रहते हैं। गायत्री को ये लगता है कि सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं कशिश दोबारा से अपने कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। कल मेरा कंपटीशन है, इस बार तो मैं ही जीतूंगी। कशिश अपनी पूरी तैयारी के साथ सो जाती है। अगले दिन जैसे ही वे मेकअप कंपटीशन में पहुंचती है, वहां कई सारी लड़कियां मेकअप कंपटीशन के लिए आई होती हैं, लेकिन वहां बाकी लोगों के साथ साथ कशिश की सास गायत्री भी मौजूद होती है, जिसे देखकर कशिश अचंभित रह जाती है। जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, एक के बाद एक सब अपना मेकअप दिखाने लगते हैं। जैसे ही गायत्री की बारी आती है, उसके स्टेज पर आते ही सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर टमाटर और अंडे फेंक कर मारते हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती गायत्री से सहन नहीं होती और भागते हुए वो वहां से जाती है, जिसके बाद कशिश अपनी सास को रोकती है और उनको शांत करवाने के बाद उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा मेकअप करती है, जिसके बाद वो उसे परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर ले जाती है। उसका मेकअप देखकर सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। बहुत ही कमाल का मेकअप किया है, आपके मेकअप ने उम्र को भी छुपा दिया। असली अवार्ड के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। उस कंपटीशन में कशिश के साथ साथ गायत्री को भी अवार्ड मिलता है और वो दोनों खुशी खुशी वापस घर आ जाते हैं। गायत्री को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो कशिश से मेकअप करना सीखती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है।